नमस्कार। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसा दौर सोचिए जब एक राजा की गद्दी हिल गई, हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए और दुनिया को लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज मिले। आज हम इसी उथल-पुथल भरी कहानी को समझने वाले हैं और इसकी शुरुआत होती है एक जेल पर हुए हमले से। तो कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सवाल से होती है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पेरिस के आम लोग अपने ही राजा की जेल पर धावा बोल दें? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। तारीख थी 14 जुलाई 1789। पेरिस की सड़कों पर ना मानो गुस्सा उबल रहा था और फिर एक गुस्साए भीड़ ने बैस्टिल नाम के एक पुराने किले और जेल पर हमला कर दिया। गार्ड्स मारे गए, हथियार लूट लिए गए। देखिए, ये कोई मामूली दंगा नहीं था। ये तो उस क्रांति की पहली चिंगारी थी जो जल्द ही पूरे फ्रांस में आग लगाने वाली थी। तो सवाल वही है कि आखिर लोग इतने गुस्से में थे क्यों? देखिए, इस चिंगारी के पीछे ना सालों का बारूद जमा हो रहा था और इसकी कहानी शुरू होती है 1774 से, जब लुई 16वां फ्रांस का नया राजा बना। तो जब लुई 16वां राजा बना तो उसे विरासत में मिली एक बहुत बड़ी मुसीबत, और वो थी एकदम खाली खजाना। अब सवाल यह है कि सारा पैसा गया कहाँ? सालों तक चले महंगे युद्ध, फिर वर्साई का जो आलीशान महल था उसका बेहिसाब खर्च, और इतना ही नहीं, ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में भी फ्रांस ने मदद की थी। इन सब पर जो कर्ज लिया गया था उसका ब्याज ही इतना ज्यादा था कि खजाना, समझिए, बिल्कुल खोखला हो चुका था। अब इस पैसे के तंगी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो थी समाज की बनावट। फ्रांस का समाज ना 3 हिस्सों में बटा था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। पहले 2 एस्टेट थे, पादरी यानी क्लर्जी, और दूसरा अमीर लोग यानी नोबिलिटी। अब सोचिए, ये आबादी का सिर्फ 3% थे, लेकिन सारी की सारी जमीन और दौलत इन्हीं के पास थी। और सबसे बड़ी बात, ये कोई टैक्स नहीं देते थे। सारा का सारा बोझ किस पर था? उस 97% आबादी पर, यानी तीसरे स्टेट पर, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी सब आते थे। ये एक इतना अनफेयर सिस्टम था जो अब बस टूटने ही वाला था। और कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, ठीक वही हाल था। एक तरफ फ्रांस की आबादी बढ़ रही थी और दूसरी तरफ फसलें खराब हो रही थी। नतीजा क्या हुआ? जो ब्रेड यानी पाव रोटी आम लोगों का खाना थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। इसी को कहते हैं जीविका संकट, मतलब जब जीने के लाले पड़ जाएं। अब इसी माहौल में ना, जो तीसरा एस्टेट था, उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब जो मिडिल क्लास उभर रही थी, उनके बीच नए नए आइडियाज फैल रहे थे। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन जैसे फिलोसोफर्स ने बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे क्या राजा को सच में भगवान ने भेजा है, या फिर सरकार लोगों की मर्जी से बननी चाहिए? ये विचार उस जमाने के हिसाब से बहुत रैडिकल थे, और इन्हीं विचारों ने लोगों को हिम्मत दी कि वो इस पुराने सिस्टम पर सवाल उठा सके। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे तीसरे एस्टेट ने, जो अब तक चुपचाप सब सह रहा था, अपनी ताकत को पहचाना और पहली बार सत्ता के लिए अपनी आवाज बुलंद की। अब देखिए, खजाना तो खाली था, तो उसे भरने के लिए राजा को नए टैक्स लगाने थे, और इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें तीनों एस्टेट्स के लोग आते। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वोटिंग का सिस्टम बड़ा अजीब था। हर एस्टेट को सिर्फ एक वोट मिलता था, मतलब 97% आबादी वाले तीसरे एस्टेट का भी एक वोट और 1% आबादी वाले पादरी वर्ग का भी एक वोट। ये तो सरासर नाइंसाफी थी। तो जब राजा ने उनकी एक ना सुनी, तो तीसरे एस्टेट के लोगों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो लोग बाहर निकले और पास के एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए, और वहां उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी फ्रांस की असली आवाज। एक बात साफ कर दूं, शुरू में उनका इरादा राजा को गद्दी से हटाने का नहीं था। वो बस राजा की अनलिमिटेड पावर पर एक लगाम लगाना चाहते थे। उनका जो ये नया संविधान बनाने का आइडिया था ना, वो एक तरह से राजा के गले में घंटी बांधने जैसा था, ताकि पता चलता रहे कि राजा क्या कर रहा है और वो अपनी मनमानी ना कर पाए। लेकिन इस नई व्यवस्था में भी कह सकते हैं एक तरह का दोगलापन था। नेशनल असेंबली ने वोट देने का हक सबको नहीं दिया।
समाज को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में बांट दिया गया। महिलाओं को और उन गरीब मर्दों को जो ज्यादा टैक्स नहीं देते थे, वोट देने का अधिकार नहीं मिला। मतलब क्रांति के जो बड़े बड़े वादे थे ना, वो अभी सबके लिए पूरे नहीं हुए थे। पर क्रांति का सफर यहाँ खत्म कहाँ होना था, बल्कि अब तो ये अपने सबसे खूनी और सबसे उथल-पुथल वाले दौर में एंटर करने वाली थी। एक ऐसा दौर जब फ्रांस के दुश्मनों ने और क्रांति के कट्टर समर्थकों ने दोनों ने मिलकर इसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। इस दौर में ना कई पॉलिटिकल क्लब्स बने और उनमें सबसे जरूरी था जैकोबिन क्लब। इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जैकोबिन क्लब समाज के जो गरीब लोग थे उनको रिप्रेजेंट करता था और उनका मानना था कि क्रांति को अभी और आगे ले जाने की जरूरत है। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। राजा लुईस 16वें ने देश से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। जैकोबिनों ने पूरे शाही परिवार को जेल में डाल दिया और फिर जनवरी 1793 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। फ्रांस के राजा को देशद्रोह के जुर्म में सबके सामने फांसी दे दी गई। राजशाही खत्म हुई और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। अब सत्ता आई सीधे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथों में और उसके साथ ही शुरू हुआ आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर। अब जो भी रिपब्लिक का दुश्मन माना जाता या जिस पर शक भी हो जाता, उसे सीधा गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। हजारों लोग मारे गए। उसने खाने पीने की चीजों की कीमतें तय कर दी, चर्च बंद करवा दिए। लेकिन उसकी ये क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिर में जिस क्रांति ने उसे हीरो बनाया था, उसी ने उसे भी निगल लिया। रोबेस्पियर को भी फांसी दे दी गई। अच्छा, रोबेस्पियर के जाने के बाद फ्रांस को चलाने के लिए 5 लोगों की एक कमिटी बनाई गई, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। लेकिन ये सरकार भी बहुत कमजोर और अस्थिर थी। इसके सदस्य आपस में ही लड़ते रहते थे। इस वजह से फ्रांस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन सा पैदा हो गया। और जैसा कि होता है, इसी खालीपन का फायदा उठाया एक मिलिट्री डिक्टेटर ने। तो एक तरह से क्रांति का जो सबसे हिंसक दौर था वो खत्म हो गया था, लेकिन उसकी गूंज अभी बाकी थी। तो चलिए अब जरा क्रांति के उस असर पर नजर डालते हैं जो उसने फ्रांस और पूरी दुनिया पर हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो वो जो पॉलिटिकल खालीपन था, उसे भरा एक बहुत ही एम्बिशियस मिलिट्री जनरल ने। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सोचिए, जिस रिपब्लिक के लिए इतनी जाने गई, उसे खत्म कर दिया। हाँ, ये सच है कि उसने कई नए और मॉडर्न कानून बनाए, लेकिन पूरे यूरोप को जीतने की उसकी जो जिद थी, वो आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार की वजह बनी। देखिए, क्रांति की जो विरासत थी ना, वो कोई सीधी सपाट लाइन नहीं थी। जैसे कि दास प्रथा यानी स्लेवरी का मामला, ये एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। जैकोबिन क्लब ने इसे खत्म किया तो कुछ साल बाद नेपोलियन ने इसे वापस शुरू कर दिया। आखिरकार 1848 में जाकर फ्रांस और उसके कब्जे वाले इलाकों से दास प्रथा को हमेशा के लिए खत्म किया गया। और महिलाओं का क्या? उन्होंने क्रांति में बराबर का हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्हें पॉलिटिकल राइट्स से दूर रखा गया, उनके क्लब्स पर बैन लगा दिया गया और वोट देने का अधिकार, वो तो उन्हें जाके मिला 1946 में। सोचिए, 1946 में। लेकिन शायद क्रांति का जो सबसे बड़ा और पॉजिटिव असर था, वो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा। सेंसरशिप खत्म हो गई। मतलब अब लोग अखबारों, किताबों, नाटकों के जरिए अपने विचार खुलकर रख सकते थे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी यानी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये शब्द अब सिर्फ किताबों में नहीं थे, बल्कि आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन चुके थे। तो फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस की कहानी बनकर नहीं रह गई। ये एक मशाल की तरह थी जिसने स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज को पूरी दुनिया में रोशन किया। भारत में भी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जैसे महान लोगों ने इन विचारों से प्रेरणा ली। तो अंत में एक सवाल, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, क्रांति के इन 3 महान आइडियाज में से कौन सा आइडिया आज हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा शक्ल दे रहा है? ये एक सोचने वाली बात है ना?